Apart from diabetes, a person can die from other diseases first. लोग डायबिटीज़ की वजह से नहीं मरते, वो तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से मरते हैं। डायबिटीज और एंडोक्रिनोलॉजी का क्या कनेक्शन है? जब मैं एंडोक्रिनोलॉजी का कुछ बोलूँगा तो डायबिटीज़ उसमें खुद ब खुद आएगा। इज देयर एनी लिंक कि अगर किसी को डायबिटीज है इसको हाइपरटेंशन भी होगा, या फिर ऐसा भी है कि कोई क्लियर कट केस होगा सिर्फ डायबिटीज का? अगर एक है तो दूसरा भी होने का खतरा। डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए और हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए। ए पर्सन हु इज डायग्नोज्ड नाउ विद डायबिटीज, तो ऐसा कहा जाता है कि नाउ ही हैज टू टेक केयर मेनली आईज, फुट एंड किडनीज। डायबिटीज़ हर एक एज़ा को इफेक्ट करता है, बाल से लेके नाखून तक। ओबेसिटी की अगर हम बात करेंगे, आजकल बच्चों में भी है। मैंने रिसेंटली एक कपल को देखा जी, लड़की की मैरिज हुई थी, 5-6 दिन के बाद ही लड़की को बड़ी प्यास हो ये हुई और उन्होंने मेरे पास लाया शुगर 400। We talk about mind, heart, and soul, but we rarely talk about the system that quietly controls them all. Tiny messengers that decide how we grow, feel, love, and survive. Yes, we talk about hormones, from diabetes and thyroid, mood and metabolism. Let us discuss the hidden language of our body with our today's expert. We welcome Dr. Hilal Muhyiddin Bhatt, MD, MDM Endocrinology, Consultant Endocrinology, Diabetes, and Obesity Medicine, SMHS Hospital. He is also Assistant Professor at GMC Srinagar. डॉक्टर साहब, हमें ना लेमैन लैंग्वेज में आप बता दीजिए कि डायबिटीज और एंडोक्रिनोलॉजी का क्या कनेक्शन है उसमें? डायबिटीज़ और एंडोक्रिनोलॉजी, तो जब मैं एंडोक्रिनोलॉजी का कुछ बोलूँगा तो डायबिटीज़ उसमें खुद ब खुद आएगी। जी। एंडोक्रिनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है मेडिसिन का जो हार्मोन्स के डिजीज़ेस को डील करता है। हार्मोन्स एक मिनिस्क्यूल छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्लैंड से निकलते हैं। इनके हर किसी ऑर्गन पे काम है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स, इनका जो हार्मोन निकलता है वो सीधे ब्लड में जाता है और ट्रांसपोर्ट होके हर किसी ऑर्गन में इनका काम होता है। फिर वो मेटाबॉलिज्म हो, फिर वो एनर्जी हो, फिर वो हार्ट का फंक्शन हो, किडनी का फंक्शन हो, ब्रेन का फंक्शन हो, ये सब, या हमें किसी इमरजेंसी को डील करने का फंक्शन, तो ये होते हैं हार्मोन्स। अगर इनमें कोई डिजीज़ हो जाता है तो उसको डील करने के लिए जो ब्रांच मेडिसिन के हैं उसको एंडोक्रिनोलॉजी बोलते हैं। अब डायबिटीज़ मैंने क्यों बोला एंडोक्रिनोलॉजी का ही ब्रांच है, इसी से निकलता है क्योंकि ये वो हार्मोन है जो हमारी पैनक्रियाज से निकलता है, उसके साथ डील करता है। उसमें होता है इंसुलिन, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसमें डायबिटीज़ हो जाता है, तो इसलिए ये एंडोक्रिनोलॉजी का ही पार्ट है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम देखेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म या थायराइडिज्म की अगर हम बात करेंगे, या हाइपरथायराइडिज्म, इसमें क्यों इंक्रीज हो रहा है इन यंग पॉपुलेशन, बी इट यंग मैन, यंग वुमन? इज इट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस या कुछ और रीजंस? देखिए, थायराइड के जो तकलीफ होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। या तो ये ग्लैंड काम नहीं करेगा, जो आपने बोला हाइपोथायराइड जी, या तो ये ज़्यादा काम करेगा, कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, जिसको हाइपरथायराइडिज्म का कहते हैं, या तो इसमें कभी कोई कैंसर हो सकता है। तो ये तकलीफ जो है ये ज़्यादातर एनवायरनमेंट रिलेटेड नहीं है। ओके। ये ज़्यादातर इम्यून सिस्टम रिलेटेड है, जो हमारे बॉडी में फाइटिंग फोर्स होता है, जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है, बाकी चीज़ों से बचाता है। तो उसको अपने इन ग्लैंड्स के खिलाफ होना, जो बहुत सारे वजूहात की वजह से होता है, उनमें ये डिजीज़ हो जाती है। इसमें सिर्फ एक डिजीज़ है जो इस तरह नहीं होती, वो होता है कैंसर। उसके कुछ वजूहात हैं, जो जैसे रेडिएशन हो गया किसी को, एक्सपोजर उससे हो जाएगा, या कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं उससे ये हो जाता है। बाकी थायराइड की जो तकलीफ़ है वो ज़्यादातर ऑटोइम्यून है, और कुछ तकलीफ़ जो है वो आयोडीन रिलेटेड है। तो उसमें ये है कि पहले या तो ये डायग्नोज ज़्यादा नहीं होती थी जी, अब बहुत अवेयरनेस बढ़ गया है, तो
अब हमें ज़्यादा दिखना शुरू हो गया थायराइड की तकलीफ। और जो हमारा हिमालयन बेल्ट है, यहाँ पे थायराइड की तकलीफ ज़्यादा है बाकी दुनिया से, क्योंकि यहाँ पे पहले आयोडीन डिफिशिएंसी था, उसकी वजह से थायराइड के डिजीजेस होते थे। फिर जब आयोडीन रिप्लेसमेंट प्रोग्राम चला, उससे तो आयोडीन डिजीजेस कम हो गए, लेकिन ये आयोडीन जो मिला, इससे भी कुछ चीज़ें हो गई, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज ट्रिगर हो गए, ऐसा रिसर्च बताता है। इसलिए आप देख रहे हो कि ये थायराइड डिजीजेस ज़्यादा हैं। बट लेकिन जो ये हमारा इम्यून सिस्टम है, कभी कभी ये हमारे खिलाफ बहुत सारी वजूहात से भी जाता है, जैसे सिट्रस जो आपने बोला, जी या फूड में कोई ऐसा केमिकल होगा जिससे ऐसा हो सकता है, वो भी रीज़न हो सकता है कि ये तकलीफ आपको ज़्यादा देखने में मिलती। तो डॉक्टर साहब अगर हम बात करेंगे यंग मैन एंड वुमन में, इफ somebody is diagnosed with diabetes or hypothyroidism, let's say, is there any problem कि वो लोग बेबी कर सकते हैं प्लान? ये बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है कि उनको बेबी ना होगा, ऐसी कुछ नहीं है। तो हर कोई तकलीफ जो भी है, वो हमारे जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को इफेक्ट तब करेगा जब हम उसको ट्रीट नहीं करें। तो अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो अच्छी तरह से कंट्रोल है, या किसी को थायराइड डिजीज़ है, हाइपोथायराइडिज्म आपने बोला, तो हमने पूरा रिप्लेसमेंट किया हुआ है जो हमारी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, तो फिर बच्चा रखने में कोई उसमें ये नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं हुई नहीं ओके, बट अनलेस इफ दे आर कंसल्टिंग समवन, सुपरविजन में होना चाहिए। हाँ, अगर लेकिन उनका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है या उनका थायराइड कंट्रोल नहीं है, तो इन दो चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है, हाँ, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। तो इसलिए आप देख रहे हो बहुत सारा इनफर्टिलिटी जो हमारे समाज में इस टाइम की है, वो इन दो तकलीफ़ों की वजह से बहुत सारा है, थायराइड की वजह से और डायबिटीज़ की वजह से। सो डॉक्टर साहब अगर हम बात करेंगे आप लिखते हैं यूजुअली टाइप 2 डायबिटीज T2DM या ऐसा कुछ, उसके साथ आप कभी कभी लिखते हैं कि विद HTN हाइपरटेंशन या कोई हाइपरटेंसिव, इज देयर एनी लिंक कि अगर किसी को डायबिटीज है इसको हाइपरटेंशन भी होगा, या फिर ऐसा भी है कि कोई क्लियर कट केस होगा सिर्फ डायबिटीज का? देखो बहुत सारी तशखीस हुई हैं कि डायबिटीज़ जिसको होगा क्या उसको हाइपरटेंशन होने का खतरा है या नहीं, या अगर किसी को हाइपरटेंशन है क्या उसको डायबिटीज़ होने का खतरा है। जी तो उसमें ये निकला कि बिल्कुल ये दोनों, अगर एक है तो दूसरा भी होने का खतरा है। ओके डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन के लिए, और हाइपरटेंशन एक रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ के लिए। तो जिस इंसान को डायबिटीज़ डायग्नोज हुआ, उसको हाइपरटेंशन होने का खतरा है, और शायद इवेंचुअली उसको हाइपरटेंशन हो जाए। और जिसको हाइपरटेंशन है ऑलरेडी, तो उसको भी डायबिटीज़ होने का खतरा है। सो इट्स वाइस वर्सा। सही भाई, आप देखते हो कि जो भी डायबिटीज़ पेशेंट होता है उसको हाइपरटेंशन साथ होता है, क्योंकि हमारा तो डायग्नोसिस ही लेट हो जाता है डायबिटीज़ का, तो वो तो अलग मुद्दा है, उस पे हम बात कर सकते हैं। जी तो जब तक हम डायबिटीज़ डायग्नोज करते हैं तब तक पेशेंट को और सारी कोमॉर्बिडिटीज़ डेवलप हो गई। जैसे उसमें हाइपरटेंशन होगा या डायबिटीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, जैसे नसों में प्रॉब्लम हो गया, किडनी में प्रॉब्लम हो गया, या हार्ट अटैक आ गया, उसी टाइम पता चलता है इसको डायबिटीज़ था। तो ऐसा हो सकता है, और ये आप वाइस वर्सा नहीं है, ये एक साइकिल है। ये विशाल है सर दिया। तो अगर हम डॉक्टर साहब बात करेंगे a person who is diagnosed now with diabetes, तो ऐसा कहा जाता है कि now he has to take care mainly eyes, foot and kidneys, तो बाकी भी जो ऑर्गन्स है वो भी वनरेबल है या ये तीन ज्यादा है? डायबिटीज़ हर एक एज़ा को इफेक्ट करता है बॉडी में, बाल से लेके नाखून तक। ओके और अंदर जो भी ऑर्गन है उनको इफेक्ट करते हैं। अब हम सोचते हैं कि किन तकलीफ़ों से मोटेलिटी बढ़ती है, हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, इस तकलीफ से हमारे ऊपर कितना बर्डन पड़ गया। हम तो मोटेलिटी देखते हैं कि कितने लोग हार्ट अटैक से गुजर चुके हैं, या कितने लोग को फुट ये पैर काटना पड़ा इन्फेक्शन की वजह से, या कितने लोगों को डायलिसिस करनी पड़ी। ये तो ग्रॉसली दिखते हैं जी, इसलिए हम इन तीन चीज़ों को, और ये सबसे ज़्यादा बड़ा बर्डन है क्योंकि इनमें पैसे भी, इनके इलाज में बहुत पैसा भी चला जाता है जी। अदरवाइज आप
जो ऑर्गन बोलो मैं बताऊंगा कि उसमें डायबिटीज़ क्या करता है। अगर हम सर से पैर तक देखें तो डायबिटीज़ हमारे आंखों के नीचे आप मुंह देखोगे तो दांतों को इफेक्ट करता है, जी। सुनने की कुवत को इफेक्ट करता है, हमारे गट को इफेक्ट करता है जिसमें हाजमियत होती है, लिवर को इफेक्ट करता है, फिर हमारे सूडो मोटर जो हमारा जो सेक्सुअल फंक्शन है उसको इफेक्ट करता है, नसों को इफेक्ट करता है, स्किन को इफेक्ट करता है, तो जॉइंट्स को इफेक्ट करता है। तो वो चीज़ें इसलिए आप सुनने में नहीं आती आप, क्योंकि लोगों को तो बड़ा बड़ा दिखता है और हम भी डेटा में ये चीज़ पहले टारगेट करते हैं जिससे हमारा हेल्थ जो है बर्डन बढ़ता है, मोर्टेलिटी बढ़ती है। सो कैन वी से कि ये ऐसा डेट्रीमेंटल डिजीज है कि अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज अ पर्सन कैन डाई फ्रॉम अदर डिजीजेस फर्स्ट? मैं आपको यहाँ पे ये बात क्लियर कर रहा हूँ, जी। डायबिटीज़ किसी वजह से नहीं मरते, वो तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से मरते हैं। जी। हार्ट अटैक से सबसे ज़्यादा लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। ओके। डायबिटीज़ लोग नंबर 1 पे हैं, हार्ट स्ट्रोक पे हैं नंबर 2 पे, हम्म। किडनी डिजीज़ है नंबर 2 पे, स्ट्रोक है नंबर 3 पे, और बहुत सारे लोग तो जैसे पैर कट गया फिर उनको मॉर्बिडिटी ऐसी हुई कि फिर उठ नहीं पाए तो कॉम्प्लिकेशंस होते होते मर गए। तो किसी को न्यूरोपैथी से मौत हो जाती है, हार्ट में भी नर्व्स होती हैं, अगर वो नर्व्स इफेक्ट हुई तो इंसान को एज जो है वो सकता है कि मर सकते हैं। तो ये बोलना कि डायबिटीज़ से कोई मर गया, हाँ डायबिटीज़ की कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एक्यूट कॉम्प्लिकेशनों को बोलते हैं, जैसे हम डायबिटिक कीटोसिस हम बोलते हैं या हाइपर ऑस्मोलर कोमा। जी। ये 2 कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ जो एक्यूटली प्रेजेंट करते हैं हमारी इमरजेंसीज। इन लोगों को मरने का खतरा बहुत होता है और ये हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं डायरेक्ट डायबिटीज़ को। अदरवाइज जो भी आप बोलते हो मौत होती है लोगों की, वो तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से होती है। वजह से होती है। तो डॉक्टर साहब जैसा कि आप लिखते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज या टाइप 1, उन दोनों में क्या डिफरेंस? लोगों के लिए इन 2 तकलीफों में ये याद रखना है कि एक डायबिटीज़ ऐसा है जिसमें इंसुलिन तो है अंदर, हम हार्मोन की बात कर रहे थे, इंसुलिनिक हार्मोन, लेकिन या तो ये काम नहीं करता है, या तो अच्छी तरह से निकलता नहीं है, या तो कोऑर्डिनेशन नहीं है इसको बाकी हार्मोनों पर सर, उसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। ओके। और हम टाइप 1 डायबिटीज़ उस डायबिटीज़ को बोलते हैं जिसमें इंसुलिन बिल्कुल है ही नहीं, उसमें सिंपल इलाज है इंसुलिन। ये जेनेटिकली होता है किसी में कि ये एनवायरमेंटल में मिल जाता है इसको? टाइप 2 डायबिटीज़ जो हैं ये तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, जी। जेनेटिक फैक्टर एक बेसिक फैक्टर होता है जिस पे सारा बिल्ड होता है। हम्म। किसी को रिस्क होता है डायबिटीज़ का, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ में, जी किसी को है फादर को डायबिटीज़, मदर को डायबिटीज़, उनको एक जेनेटिक एस्पेक्ट मिलता है डायबिटीज़ का, एक रिस्क मिलता है उसके ऊपर। लेकिन ये नहीं है कि वो उसको जेनेटिक है तो अब फटाफट डायबिटीज़ हो जाएगा, उस पे फिर बिल्ड होता है इसका लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट। ओके। जब वो मिलते हैं और वहाँ से एक वल्नरेबिलिटी होती है जेनेटिक, इसको डायबिटीज़ होता है। ये डिपेंड करता है वो 2 चीज़ें एक साथ मिलेंगी। मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स। टाइप 1 ऐसा नहीं है, टाइप 1 एक इम्यून डिजीज़ है, ऐसी है जिस तरह मैंने आपको थायराइड बोला, ऐसे इसी तरह सडनली इन सेल्स को, जो हमारी सेल्स होती हैं पैनक्रियाज में जो इंसुलिन बनाती हैं, वो सडनली डिस्ट्रॉय होती है और आपके पास बिल्कुल इंसुलिन नहीं बचता। अक्सर ये यंग लोगों में होता है, छोटे बच्चों में होता है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि टाइप 2 में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं इलाज की, इन टाइप 1 में एक ही ऑप्शन इंसुलिन। हाँ, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी हमारे समाज में कि टाइप 1 को इंसुलिन के बगैर कोई इलाज है। देयर इज वन थिंग विच यू नीड टू टेक, दैट इज इंसुलिन, जिससे बॉडी का इंसुलिन बराबर है। तो डॉक्टर साहब उन लोगों के लिए जो नॉन डायबिटिक है या अर्ली इस चीज को प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है जब एक इंसान को कम से कम डायबिटीज का टेस्ट कर लेना चाहिए? देखिए जो तकलीफ सिम्टम्स अच्छे से नहीं देते, उन डिजीज़ को डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल। तो इस सिलसिले में हम क्या करते हैं, हम एक स्क्रीनिंग एज रखते हैं, इस एज पे सबसे ज़्यादा रिस्क है तो स्क्रीन करो। ठीक। डायबिटीज़ में हमने 40 साल का रखा है, जो भी 40 इयर्स का हो जाएगा उसको शुगर करना है एक बार टेस्ट। ओके। किसी को भी रिस्क है।
बाकी जो आप बोलते हो सिम्टम्स डायबिटीज़ के, वो जो आम लोग बोलते हैं, मुझे प्यास लगती है, मुझे तेज वारिया लगा, मैं पेशाब पे वारिया Haunts मैंने स्वखा की या मेरा मुंह नहीं सूखता है तो मुझे डायबिटीज़ नहीं है, ऐसा नहीं। ये सिम्टम्स तब होते हैं जब आपका शुगर बहुत ज़्यादा होता है ओके और पहली बार होता है। अदरवाइज ये सिम्टम्स बाद में नहीं आएंगे। एक बात दूसरी ये है कि डायबिटीज़ कभी कभी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स खाता है, इंसान को वो लगेगा नहीं, जैसे थक जाएगा इंसान, जबकि आहिस्ता आहिस्ता से वजन कम हो जाए। ओके या कभी कभी डायबिटीज इंसिडेंटली डिटेक्ट होता है, आपके आंखों का ऑपरेशन करने के लिए उन्होंने आपका शुगर टेस्ट किया, वहाँ आया 300, तो बोलते हैं आपको डायबिटीज है। या आप गए किसी रिक्रूटमेंट में, उन्होंने आपका मेडिकल टेस्ट किया जी वहाँ हो गया। या आप कभी हॉस्पिटल गए, किसी को हार्ट अटैक हो गया, उन्होंने उस टाइम उसको शुगर किया, वो डायबिटीज निकला। या किसी को फुट में अल्सर हो गया, ऐसा हो। तो ये इस तरह भी डायग्नोस हो सकता है, और सिम्टम्स जो आप फुल ब्लोन सिम्टम्स बोलते हैं वो भी हो सकते हैं। So the crux is 40K around one should go for a screening to see कि ऐसा है कि नहीं है। अब डॉक्टर साहब हम बात करेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मदर एंड फादर जो नॉन डायबिटिक है, फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है, इनका बेबी हो जाता है, बच्चे को डायबिटीज है, रीजंस क्या है? माँ बाप को अगर डायबिटीज नहीं है और बच्चा बड़ा होके उसको डायबिटीज हो गया, ये जरूरी नहीं है कि जेनेटिक हिस्ट्री होगी डायबिटीज की, या तो वो अननोटिस्ड होती है। ओके किसी को डायबिटीज था, लेट हो गया उम्र में, और वो इसको पता नहीं है उसको हो गया। या किसी को सेकंड कजन को या मामू को या मासी को डायबिटीज है, उसको बोलता है नहीं है, हमें किसी को नहीं है। तो माँ बाप को डायबिटीज न होना कोई क्राइटेरिया नहीं है नहीं। कि बच्चे को डायबिटीज नहीं हो जाए। ये तो बिल्ट होता है डायबिटीज, जो हमारा आज का रहन सहन उससे। तो अब इतना डायबिटीज बढ़ गया है कि फैमिली हिस्ट्री तो छोड़ दो आप, अब तो डायबिटीज ऐसे ही 20 साल 15 साल की उम्र में भी हो सकता है। टाइप 2 जो हम पहले गुमान ही नहीं कर सकते थे कि टाइप 2 कभी इस छोटी उम्र में हो जाएगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है क्राइटेरिया। सो हो भी सकता है। हाँ, हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे कोई इंसान है जो ऑलरेडी डायग्नोज्ड है फॉर डायबिटीज एंड ही इज कंसल्टिंग ए डॉक्टर, अगर साइमल्टेनियसली उसको कोमॉर्बिडिटी है किसी मेंटल इलनेस की, ही इज ऑलरेडी डायग्नोज्ड फॉर सम डिप्रेशन और ओसीडी और समथिंग, कितना जरूरी है कि वो साइमल्टेनियसली उसका भी ट्रीटमेंट करे, अदरवाइज उस चीज की वजह से उसका ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि इनके इन दो डिजीजेस में लिंक। जी जिसको डायबिटीज डायग्नोज होता है उसमें भी नफ्सियाती तकलीफ बहुत बढ़ जाते हैं, या अगर उसको पहले ही साइकेट्रिक डिजीज है तो वो वर्सन हो जाएगी। तो शुगर को कंट्रोल करना, डायबिटीज को कंट्रोल करना इस पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि अगर कोई ऑलरेडी साइकेट्रिक मेडिकेशंस में है, कुछ साइकेट्रिक मेडिकेशन शुगर भी बढ़ाती है, तो वो वजह उनका तो जो डॉक्टर होगा वो उसका ध्यान रखेगा, जी बीच बीच में उनको स्क्रीन करता रहेगा। लेकिन अगर फैमिली में स्ट्रांग हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो उनको फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग करना जरूरी है, या ऐसी दवाइयाँ अवॉइड करना जरूरी है। तो एक पूरा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होने के लिए ये तकलीफ जो है डायबिटीज, इसको कंट्रोल में रखना बड़ा जरूरी है। डॉक्टर साहब, कोई ऐसा केस आपने देखा होगा रिसेंट या कभी जिसकी रिकवरी से आप बहुत खुश हो गए, लाइक फैमिली वाज बहुत डिस्टर्बिंग थी, या ऐसा कोई केस जो आपको लगता है रिसेंटली मैरिज हुई थी और डायग्नोज हुए फॉर डायबिटीज? बिल्कुल, क्यों हमारे तो डायबिटीज इतनी कॉमन है कि आप रोज कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग देखते हो। मैंने रिसेंटली एक कपल को देखा जी, लड़की की मैरिज हुई थी और बहुत खुश थे वो। और जो ही 5-6 दिन के बाद ही लड़की को बड़ी प्यास हो ये हुई, और उन्होंने मेरे पास लाया, शुगर 400 था, लड़कों को था 400 जी। बड़े परेशान हो गए वो, ये कैसे हो गया। फिर मैंने देख लिया तो हिस्ट्री में पता चला कि डायबिटीज़ था इस फैमिली में, कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई थी। और उनको क्योंकि वो उस माहौल में थे कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे ऐसा हो जाएगा, और उनकी इन खुशियों में ऐसा हो जाएगा। हो जाएगा। और फिर उनका जब शुगर कंट्रोल हुआ, पहले बड़ा दिक्कत आया उनको, क्योंकि ये समझाना उनको कि डायबिटीज़ कैसे हो। बहुत कम उम्र की थी जी, 25-26 साल की थी लड़की। और
जब उनका शुगर बहुत अच्छा हुआ और पहले हमने इंसुलिन से उनको इलाज किया। पहले तो इंसुलिन से डरने लगी यार, 5 दिन पहले शादी हुई, अभी सुई इंसुलिन से लग रहा था। अब फिर से फैमिली का हाँ कितना डिस्टर्ब हो गए वो। बहुत ज्यादा। तो कन्विंस करके शुगर कंट्रोल हो गया और फिर हमने दवाइयों पे डाल दिया। फिर दवाइयाँ भी कम की और एक मिनिमल दवाई पे उनका शुगर कंट्रोल हुआ। और जो ही उनका शुगर कंट्रोल हुआ तो उन्होंने कंसीव किया। ओके। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे और फिर उनकी प्रेगनेंसी पूरा हमने मैनेज किया। डायबिटीज़ उनकी माशाल्लाह डिलीवरी हो गई। बहुत बहुत दुआएं दे रहे थे। वो तो ज़्यादा इस बात पे खुश थे कि आपने बहुत पेशेंस दिखाई हमें। ये हमारा टाइम ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट था, तो और आपने इंसुलिन कैसे मैंने उनको समझाया करना है और कैसे कन्विंस किया। और जब वो फाइनली उस फेज़ में आए कि उनको बाद में ना तो इंसुलिन की ज़रूरत थी और थोड़ी सी दवाई की ज़रूरत थी, और उसके ऊपर फिर ऊपर वाले ने और करम किया, वो प्रेगनेंसी हो गई और बच्चा भी हो गया। तो बहुत ही खुशी। सो एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि इज देयर एनी क्राइटेरिया कि आप डिसाइड करते हैं इंसुलिन कब देना है और मेडिसिन पे काम चल जाएगा और यहाँ पे लोगों को बहुत ही इसमें शक है कि ये जी इंसुलिन इंसुलिन डरते हैं इस। क्योंकि एक मिथ है सोसाइटी में लाइक अगर कोई इंसुलिन करता है नंबर वन पीपल सी इट कि शायद इसको शुगर बहुत ज्यादा होता है तो ही ये इंसुलिन पे आ गया है या कोई फीमेल है या फिर ऐसा है कि इंसुलिन ही बेस्ट मेडिसिन है अपार्ट फ्रॉम और यहाँ पे और एक है मिसकंसेप्शन कि इंसुलिन जिसको मिला शायद एंड पे पहुंच गया। ओके अब देयर इज नो ट्रीटमेंट आर दिस ओके ऐसा कुछ नहीं है। इंसुलिन जो टाइप 2 डायबिटीज, हम तो जब भी हम बात करते हैं तो टाइप 2 की तो करते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन है। जी उसमें इंसुलिन देना ये एक डिस्क्रिप्शन होता है फिजिशियन का या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का। वो पेशेंट को मद्देनजर रख के ये डिसीजन लेता है। जैसे कोई पहले बार आ गया और बहुत सारा प्यास लगती है, शुगर बहुत ज़्यादा है, जो हम इनका टेस्ट करते हैं उसमें लग रहा है हमें कि शुगर बहुत देर तक रहा है जी तो उस टाइम हम इंसुलिन देते हैं। और वो लंबा समय के लिए नहीं होता है, ओके मे बी 4 हफ्ता 6 हफ्ते तक होता है। कभी कभी हम एक्यूटली किसी को ज़्यादा शुगर हो गया, पहले दवा में था, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया या सर्जरी का स्ट्रेस आ गया, शुगर बढ़ गया, उस टाइम टेम्पररी इंसुलिन देते। या किसी को बहुत सालों का शुगर है, जब हम बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बहुत सालों के तकलीफ के बाद दवाइयाँ काम नहीं करते, तब भी हम इंसुलिन देते हैं। तो ये बोलना कि इंसुलिन एंड है, ये ऐसा क्लियर है लोग। मिसकंसेप्शन बिल्कुल अदरवाइज इंसुलिन इज टोटली किसी को इंसुलिन स्टार्ट भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, जब हमें लगे कि नहीं ये आप दवाई पे भी चल सकता है, या हमें लगेगा नहीं जी दवाइयाँ आप ज़्यादा नहीं काम करी। एक और चीज है डॉक्टर साहब सोसाइटी में कि अगर कोई डायबिटिक है इसको बोला जाता है रोटी या कुछ जेब में रखो और बीच बीच में खाते रहो। इज इट ट्रू कि फ्रीक्वेंटली खाना चाहिए उनको या शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक्स के बाद? जो डायबिटीज़ होता है उसको हम यूजुअली बोलते हैं कि आप 3 मेजर मील ले लो और 3 माइनर मील। जी ज़्यादा गैप उसको नहीं रखना चाहिए मील्स के बीच। लेकिन जेब में रोटी लेके नहीं घूमना है उसको, मील टाइम पे प्लान करना है। तो अगर अब वो ऐसी दवाइयों पे है या इंसुलिन पे है जिसमें शुगर को लो होने का खतरा है, तब उसको जेब में सच में कुछ मीठा चीज़ होना चाहिए, क्योंकि क्या पता वो ऐसी सिचुएशन में फंस गया जहाँ उसको 3-4 घंटे से ज़्यादा कुछ ना मिला, तो लो होने का खतरा है, तब वो चीज़ ले सकता है। सो अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंट मील्स अच्छा है डायबिटीज़ के लिए, लेकिन ये नहीं किया जेब में लेके। घूमना है वैसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज होती है डॉक्टर साहब कुछ लोगों को टॉफीज या शुगर जेब में होता है, उनको कैसे रिकॉग्नाइज होता है कि हमारा ब्लड शुगर लो हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायबिटीज़ में अगर शुगर कभी लो हो गया जी या किसी नॉर्मल इंसान को भी लो हो गए, तो अल्लाह ताला ने हमें रखे हैं सिम्टम्स जिससे हमें रिकॉग्नाइज होता है। ओके हार्ट की धड़कन बढ़ जाएगी, पसीना आ जाएगा, भूख लगेगी, थोड़ा सा कंफर्ट हो जाएगा। कांपेगा इंसान। अगर ज़्यादा शुगर लो होगा तो डिसओरिएंट हो जाएगा, उल्टा सीधा बोलेगा, फिर उसके बाद बेहोशी हो जाएगी और उसके बाद सीजर भी हो सकता है। तो जो ही अर्ली सिम्टम आता है उस टाइम पेशेंट को ये रिकॉग्नाइज होता है, और वो एक फूड सीकिंग बिहेवियर भी होता है, हंगर बढ़ जाता है, तो वो कुछ मीठा खा सकता है
तो टॉफ़ी आपने बोला वो अच्छी बात है, उससे शुगर जल्दी बढ़ेगा। लेकिन गलती इधर करते हैं लोग कि टॉफ़ी से तो शुगर बढ़ गया, उनको लगता है शायद ठीक हो, ओके। लेकिन उन्होंने एक सिंपल शुगर खाया, ये जल्दी-जल्दी बॉडी में यूज़ हो जाता है। तो इसके बाद उनको एक मील खाने की ज़रूरत, प्रॉपर मील। सो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो कैन वी से कि डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक लोग गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या स्कूटीज चलाते हैं, अगर चलाने के टाइम उनको ऐसा लगा, तो इज इट एडवाइजेबल कि उनको गाड़ी साइड में रखनी चाहिए सो दैट कि अनकॉन्शियस ना हो जाए? बिल्कुल, ये बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस इंसान को फ्रीक्वेंट शुगर डाउन होता है, जी। उनको तो पहले ड्राइव करना बड़ा यू हैव टू कीप सम असिस्टेंट। ओके। अगर उनको कभी भी लगा ऐसा सिम्पटम, इमीडिएटली दे शुड स्टॉप एंड टेक समथिंग, क्योंकि ये तो डेंजरस है। क्योंकि यूजुअली हम क्या करते हैं कि अगर किसी को आईज में दिक्कत है या आईज का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई एक्सीडेंटल केस है, वी टेल देम कि फिलहाल ड्राइविंग अवॉइड कीजिए। बट डायबिटीज में भी पॉसिबिलिटीज है कि किसी का ब्लड शुगर लो हो जाए और वो अनकॉन्शियस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में फ्रीक्वेंट हाइपोग्लाइसीमियास नहीं होती। ओके। ये टाइप 1 डायबिटीज़ का फीचर है। हम्म। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिहेव करते हैं जैसे टाइप 1 डायबिटीज़ है इसको, ओके। तो फ्रीक्वेंट शुगर डाउन हो जाते हैं। इन लोगों को कोई ऐसा काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, जिसमें बड़ा अटेंशन चाहिए और जिसमें एक्सीडेंट होने का खतरा है। सो डॉक्टर साहब, बात करेंगे यंग लोगों की। कोई यंग मेल या फीमेल है, अब उसको पता चल रहा है कि नाउ डायबिटीज है इसको, आफ्टर स्क्रीनिंग या इन्वेस्टिगेशंस के बाद, इज इट वाइजर फॉर हिम और हर कि वो फैमिली से ये बात छुपाए? ये बात छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई स्टिग्मा है नहीं, एक तकलीफ़ है जिसका बिल्कुल बहुत अच्छा इलाज है। तो इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट को फैमिली सपोर्ट चाहिए। जी। उसको एक सोशल सपोर्ट चाहिए, उसके बगैर तो शुगर कंट्रोल ही नहीं होगा। वो छुपाते फिरेगा तो फिर कैसे इलाज हो जाएगा? प्लस डाइट में भी डाइट में चेंज लानी change है, है। और फैमिली का सपोर्ट ऐसी तकलीफ़ों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो क्रॉनिक है, जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहेंगी। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल कि वन शुड हाइड बिल्कुल नहीं। फ्रॉम द एटलीस्ट फ्रॉम द इनफैक्ट फैमिली मेंबर्स को तो पहले ये बात बतानी, वो आपका जैसे फैमिली को नहीं पता है आपको डायबिटीज़ और आप दवाई खा रहे हो, आप ऊपर हाइपोग्लाइसीमिया से बेहोश हो, तो कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ें तो छुपा, इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ भी नहीं छुपानी चाहिए, या किसी को मैरिज होने वाली है, फियांसीज मैंने देखे हैं, लड़की को डायबिटीज़ होता है, वो बोलती हैं कि मुझे उनको पता नहीं, डॉक्टर साहब मुझे इंसुलिन बंद कर, मुझे दवाइयाँ दे दो मुँह पे। ये तो बिल्कुल एक जायज वाली चीज है ही नहीं। ये तो धोखा है। और पेशेंट छोड़ो, वो सोशल एस्पेक्ट क्या है इसका मुझे उसके साथ नहीं है, मैं तो एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ, मैं तो मेडिकल एस्पेक्ट बोल रहा हूँ, वो तो बिल्कुल गलत है। आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेलते हो एक दूसरे रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो मुझे लगता है उसके जरूरत नहीं है। आपकी चैनल की वसावत से मैं ये बोलूँगा कि हमेशा ये बात ओपन होनी चाहिए। अदरवाइज वन कैन कोलैप्स इन हिज और हर रूम, नीचे किसी को पता हो जाता है। बहुत बार देखा है। हाँ, हम वही सोचते रहेंगे ना, किसी को पता नहीं लगना चाहिए, एंड खामखा फिर इमरजेंसी बढ़ जाएगी। सो डॉक्टर हिलाल, टेल मी अबाउट ओबेसिटी की अगर हम बात करेंगे, आजकल बच्चों में भी है। पहले बहुत टाइम पहले सिर्फ बोलते थे कोई एज्ड लोग हैं उनमें शायद है, आज छोटे छोटे बच्चे भी ओबीस है। हाउ देयर इज अ कनेक्शन विद डायबिटीज एंड ओबेसिटी? वन सेकंड, ये बढ़ क्यों रहा है? व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? छोटे छोटे बच्चे विद इन एज ऑफ 9 10 12 इयर्स, एंड उनका वेट अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। ओबेसिटी एक क्रॉनिक डिजीज़ है। पहले तो हमारे समाज में ये कोई मानता नहीं कि ये कोई डिजीज़ है। ओके। तो हमारे समाज की बात छोड़िए, पूरी दुनिया में पहले तो कोई मान नहीं रहा था। अब तो ये डिफाइंड है, एक डिजीज़ है। तो किसी को ओबेसिटी हुई तो उसको उसके अपनी गलती से ये नहीं हुआ। ये जिस तरह डायबिटीज़ है उस तरह ओबेसिटी भी है। जी। लेकिन आपने सही बात बोली कि ओबेसिटी का प्रेवलेंस जो है वो बहुत बढ़ रहा है। वो बिलियंस में जी। बढ़ रहा है। डायबिटीज़ तो मिलियंस में है, लेकिन ओबेसिटी बिलियंस है। उसके बहुत सारे वजूहत हैं, और जो ये आप एज का कम होना, ये भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इस टाइम चैलेंज है हमारे लिए।
5 साल से लेके 12 साल के बच्चे हम ओबीस देखते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज। अब इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो मैं अभी बोल जी। एक तो हमारा रहन-सहन चेंज हो गया। फिज़िकल एक्टिविटी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गई है। बचपन से ही लेके स्टार्ट करो आप। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया जी। और हर किसी जगह हम ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं चलने के लिए और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फिज़िकल है ही जी, बिल्कुल ना होने के बराबर है। सेकंड है हमारा ईटिंग पैटर्न भी चेंज हुआ है। हम एनर्जी डेंस फूड खाते हैं। लोगों को फाइनेंशियली एम्पावर हो गए। आजकल कोई मीट के बगैर खाना नहीं खाता। तेल इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते और अगर टाइम कम है तो ऑर्डर ही कर लो, बनाओ। हैं। ऑर्डर वो फास्ट फूड बना एनर्जी डेंस होता है, उसमें वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट से बना होता है और ऊपर से कुछ जीन्स जमा हो गए हैं पिछले 1, 2, 5, 10 दिहाइयों से कुछ जीन्स हमारे जमा हो गए हैं, जिससे ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो आप देखते हो कि एक नया तकलीफ उभर के आता है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हम इसके लिए तैयार भी नहीं और इसका लिंक डायरेक्ट है डायबिटीज के साथ। ओके, जितना वजन आपका बढ़ेगा उतना ज्यादा शुगर बढ़ने का चांसेस है। एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर पेरेंट्स कि उनको अगर रिकॉग्नाइज हो जाता है कि हमारे बच्चे का वेट इंक्रीज हो रहा है, शुड दे वरी और उसी टाइम कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को? इसीलिए मैंने पहले ही बात आपको बोली कि डायबिटीज ओबेसिटी एक क्रॉनिक डिजीज है। जो भी बच्चा या बड़ा जी उसको लगता है उसका वेट ज़्यादा है, उसके लिए हमारे कुछ क्राइटेरियाज हैं कि कैसे हम बोलते हैं वेट ज़्यादा है जी। वेस्ट आप देख लो अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस, उससे भी हम वेट बोल सकते हैं या ओबीस बोल सकते हैं किसी को, या बॉडी मास इंडेक्स एक होता है हमारा बीएमआई, उससे जो ही ये किसी को पता चलेगा उसको एक ओबेसिटी स्पेशलिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि कभी कभार ये किसी अंदरूनी एंडोक्राइन डिजीज का हिस्सा हो सकता है। हाँ, ओके, उसका प्रॉपर इलाज है, वो मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा ये उसका अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। बिल्कुल। ओके, और दूसरा ये कि ओबेसिटी इटसेल्फ एक डिजीज है, इस बंदे को ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे तकलीफ हो सकते हैं। हो सकते हैं। ओके, भले ही इसके टेस्ट अच्छे आए, इसका लिवर टेस्ट ठीक आ जाए, हम्म। इसका किडनी टेस्ट ठीक आए, लेकिन फिर भी इसको रिस्क है कुछ डिजीज। सो वन थिंग इज क्लियर कि इट्स एन ओपन डोर फॉर द डिजीज, जस्ट कि आइए और मुझ पे हमला कीजिए। सो डॉक्टर साहब, अगर हम देखेंगे, इज देयर एनी मैजिक पिल ओबेसिटी के लिए कि वेट लोअर डाउन करना है, या फिर ये जो चीजें आजकल मार्केट में इट्स ए मार्केटिंग गिमिक? नहीं, ओबेसिटी क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। जी मैंने आपको बोला ये बिलियंस के बिलियंस में है। तो कंपनीज बहुत रिसर्च करते हैं इस जी। पहले हमें ओबेसिटी के लिए बहुत कम दवाइयाँ थी वजन कम करने की। जो ही हमारा ज़्यादा ये बढ़ गया तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हुई रिसर्च, और इस टाइम हमारे पास वेट कम करने के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जी। वो सेफ हैं और वो कोई गिमिक नहीं है, उनके पीछे एक बहुत बड़ा डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है। ओके, और उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं आज तक, तो उनको इस्तेमाल करके वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन आइसोलेटेड ये दवाएं काम नहीं करें जब तक ना आप अपना लाइफस्टाइल और अपना ईटिंग हैबिट चेंज करनी। सेकंड, इफ somebody गूगल्स फॉर these टाइप ऑफ medications, क्या ये एक गलत तरीका है विदाउट कंसल्टिंग एन एक्सपर्ट? बिल्कुल ये गलत तरीका है क्योंकि एक्सपर्ट बहुत सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के किसी पेशेंट को किसी दवाई पे डाल देता है। तो ज़रूरी नहीं है मैं आप मेरे सामने लाओगे मैं बोलूँगा नहीं जी आपको सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने का ज़रूरत है। ओके, कोई आप मेरे पास लाओगे तो मैं असेसमेंट करके बोलूँगा नहीं जी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, आप लाइफस्टाइल करो, उनका इफेक्ट तो स्लोली आएगा, हम आपको ऑगमेंट करने के लिए इसको हम देंगे दवाइयाँ भी। तो गूगल नहीं करना है यहाँ पे, इस तरह का इलाज तो खराब हो जाएगा पेशेंट की। अपने डॉक्टर के साथ जो भी एक्सपर्ट हैं उससे एडवाइस लेके मशवरा करके वो दवाई दे सकते हैं। एंड व्हाट इज द एडवाइस फॉर दोज डॉक्टर साहब जो जिम जाते हैं, लाइक दे आर यूजिंग सप्लीमेंट्स, या अपार्ट फ्रॉम सप्लीमेंट्स अगर वो किसी सब्सटेंस का यूज करते हैं टू बिल्ड देयर बॉडी, और सम अगर वो किसी वेट लिफ्टिंग वगैरह में है, हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर देम कि टू कंसल्ट ए डाइटिशियन और सम डॉक्टर या कोई एक्सपर्ट के क्या हम ले और क्या नहीं?
ये बड़ा ज़रूरी है। ये हमारा एक अलग टॉपिक होता है जी। एंडोक्रिनोलॉजी में, उसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस एनहांसर्स। ये दवाइयाँ बहुत टाइम से यूज़ हो रही हैं। जी। तो इसीलिए फिर रूल्स भी बन गए, जैसे डोपिंग आप बहुत हाँ। देखते हो। पहले तो ये कोई कंसेप्ट ही नहीं था। तो इन दवाइयों को इस्तेमाल करना तो पहले सेहत के लिए ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप मशवरा लेना चाहते हो, जी। एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का ओपिनियन बहुत ज़रूरी। मैं आपको एक इंसिडेंट बोलूँगा। मुझे एक रिसेंटली एक पेशेंट मैंने देखा, मैं बहुत खुश हुआ, वो मेरे पास 2 बार आया, सिर्फ ये मशवरा लेने के लिए कि क्या मैं एक, उन्होंने मुझे एक परफॉर्मेंस एनहांसर दिखाया, बोला क्या मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। कि मैं एक ओपन कुछ फाइटर था, बॉक्सिंग, वो नेशनल खेलना नहीं आता था, बहुत ही अच्छा। लेकिन 2 बार वो मेरे पास ये सिर्फ शाला करने के लिए आया कि क्या मैं, और उसके अपोजिट कुछ हफ्ते बाद मैंने एक लड़का देखा जिसने कुछ ऐसे परफॉर्मेंस एनहांसर्स लिए थे जो किडनी का तकलीफ हुआ था, और वो खैर मेरे पास तो डायबिटीज के लिए आया था, लेकिन उसको किडनी का थोड़ा सा उससे इफेक्ट हुआ था। So it is important for athletes, sports persons also कि before going to any medicines या supplements, consult a doctor कि जो रिकमेंड करेगा कि उनके लिए बेहतर क्या होगा। जी। तो डॉक्टर साहब कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस बता दीजिए जो एक नॉन डायबिटिक के लिए भी अच्छा है और डायबिटिक के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल चेंज ये है कि हमें जहाँ पे भी मौका मिले वी हैव टू वॉक। ओके। 150 मिनट का मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज एक इंसान एटलीस्ट एक हफ्ते में करना चाहिए। उसमें 2 दिन से ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए बीच में। मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज में आता है ब्रिस्क वॉक। आप बात करके के नहीं चलना है, आप थोड़ा सा तेज जाओ। तो what we are seeing here, people walk but they are just walking so slowly, वो बातें करके फिर बोलते हैं रास्ते में मैं तो बहुत चला। तो ब्रिस्क वॉकिंग अलग है। या तो आप मॉडरेट इंटेंसिटी से जाके आप ऊपर जाके मोर स्टर्नस एक्सरसाइज जाओ, जिम जाओ, उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैं मिनिमम आपको बोल रहा हूँ, आपने बोला ना कि आप जी लोग क्या कर रहा, 150 मिनट का ये कर, बट ब्रिस्क वॉक थोड़ा सा तेज चल। तो दूसरा है कि आप खाने में कुछ चेंज लाओ। हम यहाँ कार्बोहाइड्रेट बहुत खाते हैं जी। कश्मीरी लोग कार्बोहाइड्रेट बहुत पसंद करते हैं, इसलिए यहाँ पे नान वाई की दुकान पे लाइन होती है। एग्जैक्टली। ये एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जो वो खाते हैं, तो ये डाइजेस्ट जल्दी होता है, तो इससे शुगर का स्पाइक भी बढ़ता है। जी। तो हमारे ईटिंग हैबिट्स में 80% कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें कम कर रहा है, ये हमें 50% तक लाना है, और हमें बढ़ाना है वो चीज़ें जो यहाँ मिथ हैं लोगों को कि ये अच्छी नहीं है, जैसे दालें होती हैं, तो डिलीशियस चीजें। हाँ उनमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है। वो बोलते हैं ये दाल दाल तो ये लोग काश बना पेशेंट से जैसी दाल खीन, वो तो हैरान होता है, वो बोलता है मुझे तो किसी ने आज तक नहीं बोला दाल खानी। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है, और जो ये कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं ये हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट से शिफ्ट होके कॉम्प्लेक्स कार्ब में जाना है, जैसे होल ग्रेन व्हीट हैं जी, बहुत सारे सीरियल आते हैं जो राफ होते हैं, उनमें ज़्यादा सफाई नहीं हो जी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा। तीसरा है फैट कंटेंट हमें कम करना है। यहाँ लोग तेल बहुत पसंद करते हैं, वाजवान की बात देखो, वाजवान में कितना तेल ही सोचा ही, तो वो कम करना है। ये बेयर मिनिमम है जो एक इंसान करना चाहिए। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, इज शुगर एक्चुअली इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी, जो हम घर में खाते हैं या चाय के साथ पीते हैं या कोई केक्स वगैरह हम खाते हैं? ये बहुत बड़ी एक यहाँ पे मिसकंसेप्ट है लोगों में, एक मिसकंसेप्शन है कि शुगर खाने से शुगर होता है, ये ऐसा नहीं है। हमारा जो चीज़ भी हम खाते हैं उससे तो शुगर ही बनता है अंदर जी। तो लोगों को लगता है शायद शुगर खा के मुझे शुगर हो गया, ऐसा तो है। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को ना देखा है एज ए प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए कि भाई पहले से ही शुगर कम खाओ या छोड़ दो, कहीं आगे शुगर ना हो जाए, ब्लड शुगर लेवल ज्यादा ना हो जाए। शुगर हमारे जिस्म में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जी
मॉलिक्यूल है हमारे, अब बोलो करेंसी जो है वो शुगर ही है, अंदर चलती है बॉडी में। लेकिन ये शुगर डिफरेंट फूड से आता है। जैसे मैंने आपको बोला, जो शुगर हम खाते हैं टेबल शुगर, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, सुक्रोज है। तो ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट है जो डब्बे में मिलता है, ग्लूकोज। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पेनक्रियाज को बहुत स्ट्रेस देते हैं। तो इनसे तो शुगर होता नहीं, लेकिन ये कम खाने से इनको रिप्लेस करेंगे दूसरी शुगर से जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, उससे भी शुगर ही निकलेगा लेकिन आहिस्ता से निकलेगा जिस्म में, वो बेहतर होंगे। लेकिन जिस पेशेंट को डायबिटीज हो गया, अब आप बोलोगे उसको क्यों शुगर बंद कर, उसको शुगर बंद जरूरी नहीं है, वो खा सकता है, लेकिन उसको डायबिटीज मैनेज करने में दिक्कत आई, क्योंकि एक सिंपल शुगर है, ये फटाफट ग्लूकोज बढ़ाएगा जिस समय। तो उस टाइम हम ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम बोलते हैं कि ये ना रे कम। हाँ ठीक। अगर हम देखेंगे डॉक्टर साहब, देयर आर मेनी रिप्लेसमेंट्स जो मार्केट में है, कि नेचुरल शुगर है, वैसा शुगर नहीं है, तो उनका क्या रोल है? शुगर सारे शुगर है, ये भी एक इशू है हमारे। ये तो मार्केटिंग में, जैसे कोई बोलता है मैं बासमत खाता हूँ, हाँ एग्जैक्टली, कोई मैंने टेवा खाया या लेस शुगर वाली चीज लिया, कोई रिप्लेसमेंट किया। शुगर तो सारे शुगर्स हैं, तो उनमें जो भी ट्रीटमेंट होगा वो तो आपको ग्लूकोज ही देंगे। जी। राइस में भी ही है, राइस एक कार्बोहाइड्रेट। तो कोई बोलता है मैं बासमत खाता हूँ, तो डॉक्टर साहब मुझे उससे भी फर्क नहीं आया, मैं तो पहले कश्मीरी चावल खाता हूँ। सब ये कार्बोहाइड्रेट हैं, और इनमें सिर्फ एक डिफरेंस है, कोई राइस का, किसी राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि जब आप कोई खाना खाते हो, ये कितना जल्दी शुगर आप में बढ़ाएगा, उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर वो आहिस्ता से बढ़ाएगा तो उससे कम लोड बढ़ता है हमारे पैनक्रियाज की, तो हम वो प्रेफर करते हैं। ओके। तो डॉक्टर साहब, अगर हम ड्राई फ्रूट्स और वेट फ्रूट्स की बात करेंगे, डायबिटिक जो है उनके लिए ये एडवाइजेबल, सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, वो फ्रूट्स खा सकते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर को मशवरा लेके। ओके। आम डायबिटीज लोगों में 150 ग्राम तक फ्रूट वो सर्विंग खा सकते हैं एट अ टाइम। वो दिन में 2 बार भी खा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उनका ग्लूकोज कितना अच्छा कंट्रोल है। ड्राई फ्रूट वो एक मुट्ठी में जो हाथ में ये जगह बनती है, जब आप अपना थंब इधर लाते, एक पाव, सिंपल नहीं, पाम में जब ये अच्छा थंब इधर लाओगे, ओके, फिर जितना जगह ये बच जाएगा खा सकता है, इतना ड्राई फ्रूट खाए। रफली आपको बोलता। कोई ड्राई फ्रूट नहीं है, वो कुछ भी खा सकता है, लेकिन कुछ ड्राई फ्रूट जिनको बोलते हैं जैसे किशमिश है, उससे शुगर ज़्यादा पड़ सकता है। तो नट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं, नट्स बहुत अच्छे। सो कैश्यूज दे कैन टेक, आलमंड्स दे कैन टेक। बिल्कुल दे कैन टेक। और वेट फ्रूट जो आप बोल रहे हैं, उनमें भी कोई, ये भी बहुत बड़ा मिथ है यहाँ लोगों को, बोलते हैं कि हम फ्रूट है कि नहीं खेत के यहाँ खबर एमसी ब्लड। बिल्कुल नहीं, फ्रूट वो कोई भी खा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी ऑफ कितना खाते हो। केला तक बंद नहीं है डायबिटीज पेशेंट को, क्वांटिटी उसका इंपॉर्टेंट है, जो आप डॉक्टर बोलेगा वो खाना। मतलब इतना नहीं है कि अब एक साथ 6 केले खाए, वैसा नहीं कर। बिल्कुल, या कोई 2-4 संतरे खा, शुगर बढ़ेगा, क्योंकि फ्रूट में बहुत सिंपल कार्ब होता है, उसको बोलते हैं फ्रुक्टोस जी। वो भी ग्लूकोज जल्दी चढ़ाता है। सो इट इज अकॉर्डिंग टू एडवाइस, जो होगी उतना आप ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक और बात करेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें कभी कभी वुमन को ब्लड शुगर रेज आ जाता है। इज इट ए नेचुरल फिनोमिना, या फिर आफ्टर डिलीवरी के बाद इनको फिर से चेक करना चाहिए महीने 1.5 महीने के बाद? प्रेगनेंसी में 2 तरह के शुगर हो सकते जी। एक होता है जो प्रेगनेंसी रिलेटेड है, उसको बोलते हैं हम जेस्टेशनल डायबिटीज। ओके। ये अक्सर पहले 3 महीने के बाद होता है, या किसी को पहले ही डायबिटीज था, उसको पता नहीं था, ओके। और जो ही वो प्रेग्नेंट होगी तो यूजुअली इनको पहले शुगर स्क्रीनिंग होती है, उधर निकला डायबिटीज, तो ये पहले ही डायबिटीज था। इनमें थोड़ा फर्क ये है कि पहला वाला शायद डिलीवरी के बाद भी रहे, लेकिन दूसरा वाला जो सिर्फ प्रेगनेंसी में हुआ वो शायद डिलीवरी के हुआ आफ्टर डिलीवरी। लेकिन इस औरत को पूरी जिंदगी डायबिटीज का रिस्क रहेगा। ओके। अगर इसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज है, अगर प्रेगनेंसी में डायबिटीज हुआ, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते सो शी इज मोर वनरेबल। इसको रिस्क है पूरी लाइफ डायबिटीज होने का, तो इनका स्क्रीनिंग इसको जरूरी है, इम्पोर्टेंट बीच बीच में आप करने के लिए कि
हाँ ये वो जो आपने बोला कि नेचुरल है, तो डायबिटीज अल्लाह ताला ने बनाया है एक ऐसा ही स्टेट जिसमें शुगर बढ़ना, तो इसको हम बोलते हैं डायबिटोजेनिक स्टेट। जो ही प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी, 8वें महीने की तरफ जाएगी, तो शुगर बढ़ने का खतरा बहुत होता है। तो ये सब चीजों का इनको देखना चाहिए कि वंस इफ इट इज डायग्नोज तो आफ्टर डिलीवरी या कुछ टाइम के बाद भूल नहीं जाना है, उनको बीच में स्क्रीन करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, वन मिथ अबाउट डायबिटीज विच यू वांट पीपल टू फॉरगेट। शुगर से डायबिटीज होता है, ये बहुत बड़ा मिथ है। शुगर खाने से डायबिटीज होता है। ओके, विच फूड इंस्टेंटली रेजेस ब्लड शुगर। ग्लूकोज, जो ग्लूकोज मार्केट में मिलता है, उस सबसे तेज शुगर बढ़ाएगा। वन अंडररेटेड सिम्टम विच पीपल ऑफन इग्नोर। वेट लॉस, डायबिटीज वेट लॉस करता है, लोग ये अंडर एस्टिमेट इसलिए करते हैं, उनको लगता है मेरा वेट कम होगा, ओके वो खुश हो जाते हैं। ओके, बट दे शुड लुक इनटू इट। Diabetes, yes, ओके, इज डायबिटीज जेनेटिक और एनवायरमेंटल। both। सो जेनेटिक कंपोनेंट इसमें इम्पोर्टेंट है और एनवायरनमेंट कंपोनेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट। लेस शुगर और नो शुगर एट ऑल। लेस शुगर, नो शुगर, कोई ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं। you can always relish sometimes any sweet thing, ऐसा कुछ नहीं, इसमें लिमिटेशन। लिमिटेशंस है। राइस और रोटी। मैं तो राइस बोलूँगा, क्योंकि ये अगर चेंज आती है ये टेम्परेरी होती है। हाँ। आप किसी को बोलो रोटी खाओ, वो 2 महीना 1 महीना खाएगा, फिर वो वापस आएगा राइस। Right. हम राइस ईटर्स हैं, हमें समझना चाहिए कि राइस खाना कैसे। सो वी शुड टेक इट इन गुड अमाउंट, लिमिट्स, और लेकिन ले सकते हैं। ब्लैक कॉफी और ग्रीन टी। दोनों अच्छे हैं, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी का बहुत बड़ा रोल है लिवर डिजीज, फैटी लिवर, जो कि आज और एक वबाई बीमारी है। हाँ एग्जैक्टली, दैट वाज इन विदाउट शुगर ब्लैक कॉफ़ी 2-3 कप दिन में पीना, ये वी शुड चेंज दिस, कि यहाँ पे जो हम नमकीन चाय पीते हैं, वी शुड अडॉप्ट कॉफ़ी। ब्लैक कॉफी इज गुड। ओके, कैन लाफ्टर लोअर डाउन द ब्लड शुगर। यस, ब्लड शुगर लाफ्टर से, रिलैक्सेशन से बहुत अच्छा होता है। डज दैट मीन कि अगर इफ वन इज डायबिटिक या कुछ स्ट्रेसफुल माहौल है घर में, तो हमको इसको अच्छा माहौल बनाना चाहिए टू प्रोवाइड सपोर्ट टू डायबिटिक। डायबिटीज पर्सन को घर का सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, दवाइयों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना वो खुश रहेगा उतना उसका शुगर अच्छा रहेगा, और जितना वो स्ट्रेस्ड रहेगा उतना हमें मुश्किल हो जाएगा उसका शुगर कम करें। सो डॉक्टर साहब, एक और क्वेश्चन था मेरे जहन में। अगर हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म या डायबिटीज, इसके बगैर एंडोक्रोनोलॉजी में कौन सी डिजीजेस है जिसके लिए हमें कंसल्ट करना चाहिए एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को? बिकॉज पीपल थिंक कि डायबिटीज और थायराइडिज्म के रिलेटेड जो इश्यूज है, दैट comes only under the umbrella of endocrinology. Is there anything else? बिल्कुल, हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बोला, एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारे हैं, उनमें भी तकलीफ होते हैं, और क्योंकि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है तो वो चीज़ें मिस हो जाती, वो हम फिर डायग्नोज करते हैं बहुत लेट होगी। पहला मैं बोलूँगा गुनैड्स। गुनैड्स हैं जहाँ से हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमारा जहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स या रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जिनको हम बोलते हैं। फीमेल में ओरी, मेल में टेस्टिस है। इनकी तकलीफ भी एंडोक्राइन डिजीज, उसके लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा है, तो बेसिक रूट जो है वहीं से है। यस, और दूसरा है किडनी के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ऑर्गन है, उसको हम एड्रिनल बोलते हैं। वो हमें तैयार करता है डिफिकल्ट सिचुएशंस के दौरान, वो हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। उसमें बहुत सारे तकलीफ होते हैं जिससे एक नॉन स्पेसिफिक डिजीज़ होती हैं, लोगों में एनर्जी नहीं होती है, वज़न कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तीसरा एक एंडोक्राइन ऑर्गन जो हमारे दिमाग के अंदर है, वो बहुत बार मिस होता है, उस पर हमारे जो सीनियर एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं यहाँ, उन्होंने बहुत काम किया, उसको पिट्यूटरी बोलते हैं जी। उसमें अगर डिफ़िकल्टी होगी, कोई तकलीफ होगी, उससे सारे एंडोक्राइन सिस्टम बैठ जाएंगे, और वो डिजीज़ भी, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे किसी को इनफर्टिलिटी होगी, या कोई ग्रो नहीं करता, बच्चा छोटा रह रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, या किसी को कोई ये वज़न ज़्यादा बढ़ गया अचानक से बचपन में ही जी,
या उसको कुछ ऐसे डिजीज़ हुए जो एक्सपेक्ट नहीं करते थे इस एज में, जैसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, शुगर भी बढ़ गया, वज़न भी बढ़ गया अचानक से। तो इन डिजीज़ों को भी रिलेशनशिप है एंडोक्राइन की, एक वास्ट है। और बच्चों का एंडोक्रिनोलॉजी बहुत ही एक अनटच थिंग है हमारी सोसाइटी में। जो हमारे हार्मोन्स हैं जिनसे हमारा सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, जी, कभी कभार उनमें डिफ़िकल्टी होती है, कुछ बचपन में या मदर के वूम में ही हो जाता है। और ऐसे बच्चों को सेक्सुअल ऑर्गन्स बनने में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, वो बाहर से तो लड़की लगेगी लेकिन अंदर से लड़का हो, उसको बोलते हैं हम डिसऑर्डर ऑफ सेक्स डेवलपमेंट। ओके, हम बहुत बच्चे देखते हैं जो मिस हुए 10 साल तक, जबकि उसका इलाज था बहुत अर्ली। तो ये अवेयरनेस भी नहीं है। एंडोक्रिनोलॉजी एक वास्ट ब्रांच है क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग इसमें डायबिटीज़ हैं, थायराइड के हैं, इसलिए आप यही सुनते हो। तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए यहाँ पे, लोगों को भी अवेयर किया। वी विल बी हैविंग क्वेश्चंस, कमेंट्स, मे बी नेक्स्ट टाइम we will invite you again. Thank you. थैंक यू सो मच। Your body is always speaking, but the question is, are we listening without ignoring further signals, signs, and symptoms? Let us all take care of our health. I hope today's podcast was productive. Please encourage us more by hitting that share subscribe button. See you soon. Thank you.